कई बार देश में इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं कि सरकारें सोई रहती हैं, लेकिन कई बार कुछ मामलों में देश के बड़े लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला था वैभव किडनैपिंग केस, जहां 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्वॉल्व होना पड़ा था। लेकिन क्यों और कैसे, और आखिर कौन था वैभव जिसकी किडनैपिंग इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल थी कि सीएम तक को दखल देना पड़ा? आज इसी के बारे में बात करेंगे। 9 जून 2005 की तपती दोपहरी, घड़ी में करीब 2 बजे थे। मुंबई के बड़े शेयर कारोबारी और ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो फोन उठाते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है, पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। दरअसल फोन करने वाला शख्स बताता है कि रामदेव अग्रवाल का बेटा वैभव उनके कब्जे में है। फिरौती में वो 20 करोड़ रुपए मांगता है। कुछ देर बाद ऐसी ही कॉल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल के पास जाती है। उन्हें भी वैभव के अपहरण यानी उसकी किडनैपिंग की जानकारी देते हुए पैसों का बंदोबस्त करने को कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल कौन हैं? तो ये दोनों ही मुंबई के काफी ज्यादा रिनोन व्यापारी हैं, यानी बिजनेसमैन हैं। घनिष्ठ मित्र होने के साथ ही दोनों रिश्तेदार भी हैं। रामदेव का बेटा वैभव इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो कुछ दोस्तों से सलाह मशवरा लेने के बाद रामदेव ने वैभव को आईआईटी की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा भेज दिया। उन्होंने वैभव का एडमिशन एक बहुत ही बड़े कोचिंग सेंटर में कराया। वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर अंचुल हॉस्टल में वैभव के रहने का इंतजाम किया गया। अब वैभव का अपहरण कैसे हुआ, इसकी भी एक अपनी कहानी है। दरअसल 10 जून 2005 को एक शख्स वैभव के हॉस्टल पहुंचा। वहां किसी स्टूडेंट से वैभव का कमरा पूछा। उस स्टूडेंट ने बताया कि वैभव बगल वाले ही कमरे में रहता है, लेकिन अभी कहीं गया हुआ है और जैसे ही वो आएगा मैं आपके बारे में उसे बता दूंगा। अब दोनों की ये बातचीत चल ही रही थी कि इतने में वैभव आ गया। उसे देखते हुए स्टूडेंट ने कहा कि देख लीजिए, वैभव आ गया है, आप उससे मिल लीजिए। अब जो शख्स उस हॉस्टल में पहुंचा था, उसने अपना नाम वैभव को RS श्रीवास्तव बताया। उसने कहा कि वो वैभव के ताऊ डॉक्टर तरुण अग्रवाल का दोस्त है। दरअसल वैभव के ताऊ पुदुचेरी के एक बहुत बड़े सर्जन थे। तो इस शख्स ने वैभव से कहा कि वो भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं और इसी को लेकर वैभव के ताऊजी से उसकी बातचीत हो रही थी। तभी उन्होंने बताया कि वैभव कोटा में पढ़ाई कर रहा है, तो वो उससे मिलने पहुंच गया। इस शख्स ने यह भी बताया कि वैभव के ताऊ ने कहा था वैभव से मिलने के लिए, ताकि वो कोचिंग से लेकर इस कोर्स तक की सारी जानकारी उन्हें दे सके। तो इसके बाद इस शख्स ने वैभव से कहा कि वो अब इन्हें कोचिंग दिखा दे। वैभव को लगा कि उसके ताऊजी के अच्छे दोस्त हैं, तो उसने इसी का लिहाज किया और इस शख्स को कोचिंग दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। उसके बाद से वैभव का कोई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन वैभव के पापा और चाचा के पास फिरौती की कॉल पहुंच गई। काफी ढूंढा, काफी पता लगाया, आस पड़ोस में पूछने की कोशिश की, लेकिन वैभव का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और फिरौती की कॉल ने तो ये क्लियर कर ही दिया था कि ये साफ साफ किडनैपिंग का केस है। अब जैसे ही किडनैपर्स का फोन आया, इसके अगले ही दिन रामदेव अग्रवाल मुंबई के IT ऑफिस गए, अपना काम निपटाया और इसके बाद अपने दोस्त से, जो वहां पे एक काफी बड़ा ऑफिसर था, वीरेंद्र सिंह, उसके साथ बैठ गए। वीरेंद्र चेहरा भांप गया था। उसने रामदेव से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो पहले तो रामदेव अग्रवाल टालते रहे, लेकिन थक हार कर बेटे की किडनैपिंग और फोन कॉल की पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा कि फिरौती मांगने वालों ने 20 करोड़ रुपए मांगे हैं और ये भी कहा है कि अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस को सूचना दी, तो बेटे को जान से मार देंगे। रामदेव अग्रवाल ये भी पहचान पाने में कामयाब रहे कि ये जो फोन करने वाले लोग थे, यानी जो किडनैपर्स थे, उनकी भाषा से लग रहा था कि वो या तो उत्तर प्रदेश के हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं। इस पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनका एक दोस्त है राजेश पांडे, जो यूपी STF में एडिशनल SP है।
अगर रामदेव कहें तो उनसे मदद मांग ली जाए। अब बेटे की सलामती के लिए रामदेव अग्रवाल मान गए। उन्होंने वीरेंद्र सिंह से कह दिया कि जाके अपने उस दोस्त से बात कर ले जो एडिशनल एसपी है। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने लखनऊ फोन किया और पूरा का पूरा मामला बताया। ये भी बताया कि अब तक कुल 4 कॉल आ चुके हैं और चारों उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। अब राजेश पांडे जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने सारे कॉल रिकॉर्ड्स अपने पास मंगवाए। उन्हें सुना तो फोन करने वालों की जो भाषा थी वो उन्हें पश्चिमी यूपी की लगी, यानी कि वेस्टर्न यूपी की। इस जानकारी पर रामदेव अग्रवाल ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनके जरिए यूपी के डीजीपी से इस मामले में मदद मांगी। डीजीपी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ की टीम को मामले में लगाया गया। यानी इस वक्त 2 स्टेट्स के अपर लेवल मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। 2 स्टेट्स की पुलिस साथ में काम कर रही है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। फिरौती मांगने वालों के टेलीफोन नंबरों की एसटीएफ ने पड़ताल की तो वो हरियाणा, नोएडा, सहारनपुर के पीसीओ के निकले। यानी किसी एक जगह से ये किडनैपर्स काम नहीं कर रहे थे और ना ही कॉल्स कर रहे थे। तो राजेश पांडे की अगुवाई में एक टीम पश्चिमी यूपी पहुंच गई। उधर किडनैपर्स और रामदेव अग्रवाल के बीच फिरौती की रकम को लेकर बात चल रही थी। आखिरकार 4 करोड़ रुपए में पूरी की पूरी बात तय हुई। 26 जून को किडनैपर्स ने फोन करके रामदेव अग्रवाल को रुपए लेकर दिल्ली आने को कहा। एसटीएफ भी सर्विलांस के जरिए दोनों की बातचीत सुन रही थी। 26 जून को किडनैपर्स ने रामदेव को दिल्ली में कई लोकेशन पर बुलाया, लेकिन ना तो रुपए लिए और ना ही बच्चे को वापस किया। अगला दिन आया, यानी 27 जून। एक बार फिर रामदेव अग्रवाल का फोन बजा। किडनैपर्स ने कहा कि मेरठ रोड पर सहारनपुर की तरफ आते रहिए। रामदेव अपनी गाड़ी से सहारनपुर की ओर चले। रास्ते में कई बार किडनैपर्स का फोन आया और उनके पीछे आने वाली गाड़ियों के बारे में पूछा। रामदेव किडनैपर्स को हर बार ये बताते रहे, भरोसा दिलाते रहे कि उनके आसपास कोई गाड़ी नहीं है और किसी भी तरह से पुलिस का कोई भी शख्स अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि अब रामदेव डर चुके थे। उन्हें लगा कि पैसे उनके पास हैं और बेटा अब कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर उनके आसपास वाकई एसटीएफ का कोई शख्स रहेगा तो किडनैपर्स न सिर्फ बेटे को देने से मना कर दें बल्कि उसको जान से भी न मार दें। तो इसी के डर से रामदेव अग्रवाल ने महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख से बात की और कहा कि वो रुपए देकर बच्चे को छुड़ाने जा रहे हैं। यूपी के सीएम से कहिए कि वो अपनी एसटीएफ को वापस बुला लें। उन्हें किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ अपना बेटा चाहिए था। अब देशमुख ने, यानी जो मुंबई के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यूपी के उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से बात की और एसटीएफ टीम के पास ऊपर से आदेश आ गया कि वो अपना ऑपरेशन तुरंत रोक दें। साथ ही ये कहा कि जब तक बच्चा नहीं मिल जाएगा तब तक एसटीएफ कुछ भी नहीं करेगी। इस बीच किडनैपर्स ने रामदेव अग्रवाल को खतौली के रोजनटाइन रेस्टोरेंट में पहुंचने को कहा। बताया कि वहां पार्किंग में एक सफेद मारुति कार खड़ी है। बिना किसी से भी बोले रुपए के दोनों बैग कार का दरवाजा खोलकर पीछे वाली सीट पर रख दो और फौरन वहां से चले जाओ। अब एडिशनल एसपी राजेश पांडे को जब तक सीएम से आदेश मिला, उनके ऊपर के अधिकारियों से आदेश मिला, तब तक उनकी टीम रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। पार्किंग में सन्नाटा था। टीम के सामने ही रामदेव अग्रवाल अपनी गाड़ी से निकले और उस मारुति कार में बैग रखकर वापस चले आए। कुछ देर बाद एक युवक रेस्टोरेंट से निकला और मारुति कार के अंदर बैठने लगा। एसटीएफ टीम ने तत्काल उसी समय उस युवक को दबोच लिया और अपनी टाटा सुमो में बैठा दिया, जबकि टीम का एक सिपाही कार लेकर सुमो के पीछे चलने लगा। अब ये जो लड़का पकड़ा गया था, इसने अपना नाम बताया जय कुमार, जो शामली का ही रहने वाला था। शामली वेस्टर्न यूपी का ही पार्ट है। किडनैपिंग के बारे में पूछा गया तो पहले उसने इधर उधर की कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस ने अपनी भाषा में सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि वैभव की किडनैपिंग मुजफ्फरनगर के राहुल त्यागी ने की है और वैभव गाजियाबाद में है। अब टीम उसे लेकर गाजियाबाद पहुंची और लोकल पुलिस की मदद से वैभव को बरामद कर लिया गया। वैभव बिल्कुल ठीक था। जांच आगे बढ़ी तो छानबीन में पता चला कि ये जो किडनैपर राहुल त्यागी था, ये आईआईटी पास आउट था।
उसके 2 IIT पास आउट साथियों की कोटा में 2 बड़ी कोचिंग चल रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। साथ पढ़ी उसकी महिला साथी अमीशी की शादी मुंबई के एक बड़े घराने में हुई थी। अमीशी का परिवार मुंबई की उस पॉश कॉलोनी में रहता था जिसमें रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल के परिवार भी रहते थे। अमीशी के जरिए ही राहुल को वैभव के बारे में जानकारी मिली थी कि उसके पिता इतने ज्यादा अमीर हैं और अगर किडनैपिंग कर ली जाएगी तो इस हद के पैसे इनको मिल पाएंगे। अब वैभव जैसे ही बरामद हुआ घर लौटा, इसके बाद कोटा पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की, जिसमें राहुल त्यागी, जय कुमार, एक और संजीव वर्मा और अमीशी को आरोपी बनाया गया। जय कुमार पहले ही अरेस्ट हो गया था। बाकी तीनों आरोपियों को भी कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। सेशन कोर्ट ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जहां हाईकोर्ट ने अमीशी को बरी कर दिया। यानी इस पूरे केस से उसका लेना देना था या नहीं था, प्लानिंग में वो साथ थी या नहीं थी, ये कुछ भी साबित नहीं हो पाया और अमीशी बरी हो गई। लेकिन बाकी तीनों की सजा आज भी बरकरार है और ये तीनों जेल में बंद हैं। हालांकि सजा के खिलाफ अब इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो ये थी वो कहानी जिसमें 2 बड़े स्टेट्स यानी मुंबई और यूपी के 2 मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें यूपी STF इन्वॉल्व थी, जिसमें कई जगहों की पुलिस इन्वॉल्व थी। तो इस पूरे केस को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहना है आपका वैभव किडनैपिंग केस को लेकर? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।